किसी भी इकोनॉमी में एक रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड होता है जिस पे इकोनॉमी की सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होती है और आप उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो सकता है उससे ज्यादा हो और हो सकता है उससे कम हो। यदि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होता है और जो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे आप इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। एंड यदि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से कम होता है और उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे आप डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसके इंपैक्ट क्या होता है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक इंफॉर्मेशन भी है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए मेरा नया बैच 1 जनवरी यानी परसों से स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आपने भी सपना देखा है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में प्रोफेसर बने तो आपके लिए सुनहरा मौका है बच्चों, क्योंकि इस कोर्सेज में मैं आपको दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड द मॉक टेस्ट, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है ये। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वहां पे कोर्सेज में जाइए, गोल्ड 2 सेलेक्ट करिए और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप अपने प्रोफेसर बनने के लिए पहला कदम कब उठा रहे हैं। एक और इंफॉर्मेशन, यदि आपको लगता है कि हमारा सारा सब्जेक्ट ठीक है, कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अभी इको पाठशाला के ऐप पे 3 कोर्सेज इंडिविजुअल अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, पूरा कोर्स नहीं खरीदना है, आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप माइक्रो खरीद सकते हैं, माइक्रो अवेलेबल है अभी, मैक्रो इकोनॉमिक्स अवेलेबल है वो भी खरीद सकते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स अवेलेबल है वो भी आप खरीद सकते हैं। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए पहला कदम उठाइए। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। तो बच्चों हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और अब यहां पे देखेंगे कि एक इन्फ्लेशनरी गैप है क्या एक्चुअली। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक से आप बहुत ही फैमिलियर हैं। आपने कीनेजियन क्रॉस तो पढ़ा ही होगा, जिसमें हम एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड जहां पे मीट करते हैं वहीं पे हम किसी भी इकोनॉमी का इनकम लेवल का डिटर्मिनेशन देखते हैं। चलिए उसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए प्लीज, आपको पता है बच्चों इस एक्सिस पे हम इनकम लेते हैं और इस एक्सिस पे हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपका 45 डिग्री लाइन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है इकोनॉमी में टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसे आप एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। गुड्स और सर्विस दोनों मिला करके जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है आप उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं।
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चीजें भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, यदि उसकी मनी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, सारी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसकी मनी वैल्यू जो भी आता है, यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम आ जाता है ना। तो इसीलिए ये 45 डिग्री लाइन बनता है बच्चों, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, that is demand for consumption, demand for investment and demand for government purchase, C plus I plus G, है ना। यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बनता है। और मान लीजिए कि दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड लेवल दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसको, ये स्टार जो है बच्चों, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नाम से भी जानते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। ये है एग्रीगेट डिमांड स्टार जो है, जिसे आप कहते हैं रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। शुड आई रिपीट अगेन? रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब थोड़े और आगे, जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जरूरी नहीं है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो, जरूरी है क्या? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। तो मान लिया जाए कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ये है। जो मान लिया जाए कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ये है, AD1। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उससे कोई बात नहीं, AD1। तो ये जो गैप आप लोग जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं, इसे आप इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? इसे आप इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं बच्चों आप इसे? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। जो मतलब जितना रिक्वायर्ड है और जितना एक्चुअल में है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे आप इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और ये तो बात समझ में आ गई, यानी इट इज द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये कब होता है? जब गवर्नमेंट जो है एक्सेस वो करती है, गवर्नमेंट जो है एक्सेस एक्सपेंडिचर करती है, वो लोन लेकर के करती है, या डेफिसिट फाइनेंस करती है, या फिर मनी सप्लाई इन इकोनॉमी ज्यादा बढ़ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेस मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता है, तब होता है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में आपके पास कंजम्पशन एक्स्ट्रा कब होगा? आप अपने इनकम से ज्यादा कब कंज्यूम करेंगे? आप अपने इनकम से ज्यादा कब कंज्यूम करेंगे? जब आपको लोन मिल जाएगा। आप अपने इनकम से ज्यादा कब कंज्यूम करेंगे? जब आपके पेरेंट्स आपको दे ज्यादा। आप अपने इनकम से ज्यादा कब कंज्यूम करेंगे? जब आपके किसी रिश्तेदार ने आपको फ्री में पैसे दे दिए, या फिर दे दिया अगले साल लेने के लिए, तभी ना करेंगे आप, है कि नहीं? तो ये तब पॉसिबल है जब या तो आप लोन लेके कर रहे हैं, इकोनॉमी या तो डेफिसिट फाइनेंस में जा रही है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सेस मनी सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में, या फिर पब्लिक के पास इनकम ज्यादा है, जितना वो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा इनकम है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसे आप इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, है ना। और ये आप इसका रीजन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों। रीजन आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, है ना। रीजन में आप यहां पे कर सकते हैं कि एक्सेस मनी सप्लाई आप कह सकते हैं बच्चों, एक्सेस मनी सप्लाई आप कह सकते हैं यहां पे, ठीक है बच्चों।
दूसरा आप कह सकते हैं डेफिसिट फाइनेंस, है ना बच्चों, डेफिसिट फाइनेंस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में आप इसको ज्यादा डेफिसिट फाइनेंस कह सकते हैं, एक्सेस मनी सप्लाई कह सकते हैं, या एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम से आप कह सकते हैं। तब ये सारी चीजें हो सकती है ना बच्चों, कि ये तब पॉसिबल है जब एक्सेस मनी सप्लाई हो, डेफिसिट फाइनेंस हो, एक आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो, तब ये केस होता है। और इसका इंपैक्ट क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा, चूंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्शन कम है, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन होगा। इसे आप कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इंपैक्ट क्या होगा इसका बच्चों, पता है आप लोगों को? इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट हो सकता है क्या बच्चों? इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा बच्चों इसका इंपैक्ट, यानी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन तो है नहीं लेकिन डिमांड है। तो जब डिमांड है, प्रोडक्शन नहीं है, मतलब इस पेन को खरीदने वाले 25 लोग हैं बट पेन सिर्फ 5 ही है, तो आप किसको बेचोगे? आप उन्हीं को बेचोगे ना जो सबसे ज्यादा इसकी प्राइस देगा, तो प्राइस तो बढ़ना है। तो इसका वो होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है बच्चों, बता सकते हैं आप? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप लोग क्या बता सकते हैं क्या बच्चे? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, बताइए। बड़ा सिंपल सा है कि मनी सप्लाई जो रीजन है उसको वो करिए। तो मनी सप्लाई का घटाना है ना बच्चों, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है ना। आप डेफिसिट फाइनेंस को कम कीजिए, ये दूसरा है बच्चों रिड्यूसिंग डेफिसिट फाइनेंस, है ना बच्चों। डेफिसिट फाइनेंस को कम करिए, और या फिर आपको एक्सपेंडिचर को कम करिए, है ना बच्चों। एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करिए, है ना। ये सारी चीज देख रहे हैं बच्चों आप लोग किस तरीके से होता है ना। अब ये बात ये आती है कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो बस यही चीज हमने आपको इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया। पहला क्वेश्चन तो आता है कि है क्या इन्फ्लेशनरी गैप, होता क्या है? तो शुरुआत में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यदि रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगा तो उसे आप इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। रीजन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन कौन सा रीजन है इसका, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इसका रीजन हो सकता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा उसका रीजन हो सकता है, डेफिसिट फाइनेंस हो सकता है, सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है ना। हालांकि डेफिसिट फाइनेंस के अपनी अलग बेनिफिट है, डेफिसिट फाइनेंस होना चाहिए लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि वो आप मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम को बढ़ाता है, ठीक है। अब ये करें इसका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंपैक्ट क्या होगा इसका इंपैक्ट सबसे पहला इंपैक्ट इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन जब होगा तो आपकी मनी की वैल्यू घटेगी। तो जैसे कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, जो सैलरी वाले लोग हैं उनको अब दिक्कत होगी, क्योंकि अब उनको मतलब सेम कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। एंड फाइनली आप इससे पूछ सकता है कि कैसे ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो मनी सप्लाई डिक्रीज, रिडक्शन इन डेफिसिट फाइनेंस, एक्सपेंडिचर को घटाना ही यहां पे वो हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है बच्चों। तो आज की इस क्लास में इतना ही बच्चों, लेकिन हाँ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।